Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the amitosis, जो सबसे simplest type of division होता है amitosis, that is the direct division, उसको discuss किया था students. आज की क्लास से हम माइटोसिस मेयोसिस के जो एक्चुअल इवेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे उनको स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहले बेसिक हम डेफिनेशन देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है. तो सेल की लाइफ में जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, सीक्वेंशियल चेंजेस जो होते हैं उन चेंजेस को ही या सीक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, सेल साइकिल. तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है, द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए सेल. कि एक सेल की लाइफ में एक के बाद सीक्वेंस क्या होता है, एक के बाद एक कौन से इवेंट्स हो रहे हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे, सेल साइकिल. तो स्टूडेंट्स अगर हम सेल साइकिल को देखें तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिपेरेटरी फेज. और यू कैन से इंटरफेस, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज. इसको और क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग स्टेज. Second one is multiplicative phase. या इसको और क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, एम फेज, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइटोटिक फेज. तो एक सेल की जो पूरी लाइफ होती है उसके दो फेजेस होते हैं उसके अंदर, दैट इज प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज. एंड सेकेंड वन इज जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, एम फेज या माइटोटिक फेज, या इसको डिवाइडिंग फेज भी कह देते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग फेज. क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमें पता है सेल के अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा. सेल को डिवाइड करना है, एक से दो सेल बनेंगे तो उसका कंटेंट डिवाइड होगा. तो उससे पहले उस सेल को अपना कंटेंट भी डबल करना पड़ेगा, मीन्स सेल को सेल डिवीजन की तैयारी करनी पड़ेगी. तो ये जो सेल डिवीजन की तैयारी करता है उसी फेज को क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज या रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग फेज. जब सेल में एक्चुअल डिवीजन होगा दैट इज डिवाइडिंग फेज. देखो स्टूडेंट्स क्या है, इस फेज को हम कह रहे हैं रेस्टिंग फेज. तो क्या इसका मतलब ये है कि सेल इस फेज में रेस्ट में है? नो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सेल इस टाइम रेस्ट में है. यहाँ सेल हाईली एक्टिव होती है क्योंकि सेल क्या कर रही है, अपने डिवीजन की तैयारी कर रही है. इसके बाद सेल को डिवाइड करना है तो यहाँ वो डिवीजन की तैयारी कर रही है, अपने साइटोप्लाज्म को डबल कर रही है, अपने सेल ऑर्गेनेल्स को, अपने प्रोटीन्स को डबल कर रही है. तो क्वेश्चन आता है कि जो इंटरफेज है, जो रेस्टिंग स्टेज है, क्या ये सेल इसमें इनएक्टिव रहती है, रेस्ट में रहती है? नो, इट इज अ हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज और स्टेज. यह सेल अपने सेल डिवीजन की तैयारी कर रही है जिसमें वो अपना साइटोप्लाज्म कंटेंट को डबल करती है. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल में ये लॉन्गेस्ट होता है. अगर दोनों को कंपेयर करें तो मैक्सिमम टाइम कौन सा कंज्यूम करता है, दिस प्रिपरेटरी फेज. और यू कैन से 95% टाइम सेल साइकिल का किसमें कंज्यूम होता है, इन दिस प्रिपरेटरी फेज. सिर्फ एम फेज में, मल्टीप्लिकेटिव फेज में सेल कितनी देर रहती है, 5% टाइम ही वो उस फेज में गुजारती है. चलिए अब इसमें हम देखते हैं प्रिपरेटरी फेज में कौन कौन सी फेजेस आएंगी. फर्स्ट वन इज G1 phase, then S phase and G2 phase. तो जो प्रिपरेटरी इंटरफेज है उसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट तीन फेजेस आती हैं, G1, S और G2. G1 इज गैप वन फेज. ये क्या है, G1 क्या है, गैप वन फेज या गैप वन स्टेज कह सकते हैं. इसमें सेल क्या करेगी, सेल क्या करती है, सेल अपनी डिवीजन की तैयारी कर रही है. तीनों ही फेजेस में सेल डिवीजन की तैयारी करती है. यहाँ G1 में क्या होगी, सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी, सेल ग्रो करेगी.
उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ऑर्गेनेलीज है, वो डबल हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा उसका। और यू कैन से सेल साइज, सेल ग्रो करेगी तो सेल साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेल क्या करती है, इस स्टेज के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करती है, इट सिंथेसाइज सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन के लिए, पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल इसमें और क्या सिंथेसाइज करती है, एटीपी सिंथेसाइज करती है। सेल सिंथेसाइज द एनर्जी करेंसी एटीपी। और अगर इन सब में हम कंपेयर करें तो दिस G1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। इन तीनों में सबसे ज्यादा टाइम किसमें निकालती है सेल, G1 फेज के अंदर निकालते हैं। सेकेंड S फेज, G1 फेज पार करके सेल फिर किसमें एंटर करती है, S फेज के अंदर एंटर करती है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। स्टूडेंट S मींस सिंथेटिक फेज। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक फेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं सेल डिवीजन के। एक तो इसमें डीएनए डबलिंग होगी, या यू कैन से डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए से दूसरा डीएनए डबल होता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ डीएनए डबल हो जाएगा और यू कैन से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और हमने पढ़ा था क्रोमेटिक मटेरियल में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों एसोसिएटेड होते हैं, कंबाइन होकर न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। तो डीएनए डबल होगा तो इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाएंगे। इसके साथ ही जो सेल डिवीजन है उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिसमें सेंट्रियोल पोल पे चले जाते हैं और उन्हीं के बीच में स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो यहाँ सेंट्रियोल और यू कैन से सेंट्रोसोम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए कौन सी फेज में डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन कौन सी फेज में डबल होंगे, सेंट्रियोल कौन सी फेज में, सब कौन सी फेज में डबल होते हैं, इन दी एस फेज। देन ये स्टेज पार करने के बाद सेल किसमें एंटर करती है, G2, दैट इज गैप 2 फेज, गैप सेकंड फेज या गैप 2 फेज। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें भी क्या करेगी सेल, सिंथेसाइज सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, एंड आरएनए, कुछ आरएनए कंटेंट भी सिंथेसाइज करती है। कुछ जो ऑर्गेनेलीज, मेजर ऑर्गेनेलीज यहाँ पे डबल हो गई थी, अब जो रह गई है उनकी डबलिंग यहाँ होती है, ऑर्गेनेलीज की ऑर्गेनेलीज डबलिंग भी होगी इसके अंदर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं वो हमने स्टडी किया था, किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की डबलिंग कहाँ पे होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, G2 फेज के अंदर। तो क्या करेगा ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस इसके अंदर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन किस कौन सी फेज में सिंथेसाइज होगा, तो इट इज सिंथेसाइज इन दी G2 फेज। अब ये फेजेस पार करने के बाद सेल किस में एंटर करेगी, मल्टीप्लिकेटिव फेज में या एम फेज में। इसमें दो स्टेप्स होंगे, एक पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कह देते हैं स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस। पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उसको, साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में भी फर्दर स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो सेल पहले इन फेजेस को कंप्लीट करेगा, जिसमें अपना वो साइटोप्लाज्म, डीएनए, वेरियस ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन को डबल करेगा। फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसका न्यूक्लियस 4 फेजेस में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस।
तो सेल जब सेल साइकिल या सेल जब डिवाइड करेगा तो वो इन फेजेस से गुजरता हुआ सेल डिवाइड करता है। चलिए इस सेल साइकिल को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। इधर ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स में सेल साइकिल को। आपकी एनसीईआरटी में दी है ये साइकिल, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइकिल है तो इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ मैं इसको। और हमें पता है, हमने अभी स्टडी किया, मेजर जो पोर्शन होता है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज या रेस्टिंग स्टेज। तो ये स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये पूरा क्या हो जाएगा? दिस इज इंटरफेज। क्या हो गया? इंटरफेज या वही प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग स्टेज। ये जो बच गया दिस वन इज एम फेज। ये क्या है? एम फेज मल्टीप्लिकेटिव फेज। ये जो प्रिपरेटरी फेज था इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर? G1, S और G2। और हमने स्टडी किया था इसमें भी लॉन्गेस्ट कौन सा है? G1 फेज है। तो इसमें भी लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस वन इज G1, दिस इज S एंड दिस इज G2। दिस इज G2 गैप 2 फेज। तो ये 3 फेजेस हो गए इंटरफेज के, दैट इज G1 जिसमें साइटोप्लाज्म एनर्जी करंट से सिंथेसाइज हो रही है। S सिंथेटिक फेज, डीएनए डबल हो रहा है। G2 ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं और भी प्रोटीन्स, आरएनए, ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डबल हो रही है। देन सेल एंटर करता है M फेज में। और अभी मैंने आपको यहाँ बताया था M फेज में पहले इन सबको पार करता हुआ अब सेल कहाँ आ जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? M फेज में। और M फेज में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो M फेज में पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, दिस वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फिर हमने बताया इसमें 4 फेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दिस इज प्रोफेज, दिस इज मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो जब इन सब को पार कर लेगा सेल, फिर वो प्रोफेज में एंटर करेगा, देन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में क्या हो जाएगा? सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो वेरियस ये फेजेस हो गई सेल के डिवीजन की। अब एक चीज और स्टूडेंट्स देखिए, हर जो सेल होता है उसका डिवाइड करने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ईस्ट सेल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ईस्ट सेल, तो एक ईस्ट सेल कितने ऑलमोस्ट कितने टाइम पीरियड में डिवाइड करती है? 90 मिनट्स। इफ वी टॉक अबाउट इकोलाई, इकोलाई टेक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। और अगर ह्यूमन सेल की हम बात करें तो ह्यूमन सेल टेक ऑलमोस्ट 24 आवर्स। कितने घंटे लेती है? 24 आवर्स। चलिए इस सेल साइकिल में अगर हम देखें कि कौन से फेज में ह्यूमन सेल कितनी देर तक रहेगी, तो हमने कहा ह्यूमन सेल कितना टाइम ले रही है? 24 आवर्स। तो ये G1 में ऑलमोस्ट कितने आवर रहती है? 11 आवर्स। G1 में 11 आवर्स, S फेज में 8 आवर्स, देन G2 में एंटर करेगी 4 आवर्स और 1 आवर में कैरियोकाइनेसिस भी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो 1 आवर में ये पूरा कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से ह्यूमन सेल डिवाइड करती है। तो ह्यूमन सेल डिवाइड करने में कितना टाइम लेती है? ऑलमोस्ट 24 आवर्स। इसके साथ ही एक और चीज देखिए सर स्टूडेंट्स, अब ये G1 फेज है जहां सेल डिवाइड कर रही है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, एनर्जी करंट से सिंथेसाइज हो रही है। अब सेल को आगे डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन भी कहाँ हो जाता है सेल का? इसी G1 फेज में। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो सेल इस सेल साइकिल के जो चक्र है इसको छोड़ देती है, सेल साइकिल को छोड़ देती है और वो किस में एंटर कर जाती है? एक और फेज में एंटर कर जाती है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। कि सेल अब अगर सेल को डिवाइड नहीं करना, इन फ्यूचर पूरे लाइफ टाइम सेल डिवाइड नहीं करेगी, तो वो इन फेजेस को छोड़ के एक परमानेंट फेज में आ जाती है, G0 फेज में। या इस G0 को क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज। क्या कहेंगे? क्विसेंट स्टेज। यहाँ पे सेल अब डिवाइड नहीं करेगी, तो दिस G0 इज द क्विसेंट स्टेज।
और अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमें पता है हमारी नर्व सेल या जो हमारी हार्ट की सेल होती है, कार्डियक सेल, वो बनने के बाद कभी डिवाइड नहीं करती है, क्योंकि वो सेल किस में एंटर कर जाती हैं, दे एंटर इनटू G0 फेज। तो ये भी पूछा जाता है कि सेल डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन भी कहाँ होगा, सेल का G1 फेज में ही। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो किस में एंटर कर जाएगी स्टूडेंट्स, G0 फेज में। तो ये तो हमने अलग अलग फेजेस देख लिए। अब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है सेल में डिवाइड करना है तो वो G1 सेल साइटोप्लाज्म बढ़ गया, उसका कंटेंट डबल हो गया, ऑर्गेनेल्स डबल कर ली, प्रोटीन्स डबल कर लिए, फिर डीएनए डबल कर लिया, और यहाँ पहुँच के पता चला कि डीएनए जितना चाहिए था, रिक्वायर्ड जो था, या डीएनए के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए क्या होता है, सेल साइकिल में अलग अलग स्टेप के ऊपर वेरियस चेक प्रेजेंट होते हैं कि जितना यहाँ तक G1 तक जो स्टेप होने थे कि जो सेल कंटेंट डबल होना था वो हुआ कि नहीं, या आगे एस फेज में अब डीएनए डबल होना है तो सेल के अंदर प्रॉपर डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसी साइकिल को प्रॉपरली कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे स्टूडेंट्स चेक प्रेजेंट होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस के ऊपर चेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन सी स्टेजेस में, फेजेस में चेक्स प्रेजेंट होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग द वेरियस चेक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सेल साइकिल सो एज टू कंटिन्यू द सेल साइकिल प्रॉपरली। तो कौन कौन से चेक पॉइंट्स होंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स? Now we are discussing checkpoints. First one check point कहाँ होता है, G1 फेज के अंदर ही, जिसको हम कहेंगे G1 चेक पॉइंट। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? G1 चेक पॉइंट। यहाँ पे ही, यहाँ ड्रॉ कर लिया देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, G1 चेक पॉइंट। क्या करेगा ये G1 चेक पॉइंट? इसके बाद सेल का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, सेल का डीएनए डबल होने वाला है। तो ये चेक करता है सेल के अंदर प्रॉपर डीएनए है या नहीं है, यहाँ तक जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने थे वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो साइटोप्लाज्म कंटेंट जितनी एनर्जी बननी थी वो बनी है या नहीं बनी है। अगर बन गई है तो ही सेल साइकिल आगे कंटिन्यू होगी, वरना जब तक वो नहीं बन जाती सेल साइकिल आगे नहीं जाएगी। तो फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे है, G1 चेक पॉइंट। नेक्स्ट चेक पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द एंड ऑफ G2। सेकेंड चेक पॉइंट इज प्रेजेंट एट द G2। तो G2 चेक पॉइंट, ये G2 चेक पॉइंट क्या देखेगा कि जो S फेज में डीएनए डबल होना था, जो हिस्टोन प्रोटीन्स डबल होने थे, जो क्रोमेटिन फाइबर, जो सेंट्रियोल सेंट्रियोसोम डबल होना था, वो हुआ कि प्रॉपरली या नहीं हुआ। जो प्रोटीन्स आरएनए ट्यूबुलिन प्रोटीन जो सिंथेसाइज होने थे G2 के अंदर, वो प्रॉपरली सिंथेसाइज हुए या नहीं हुए। तो ये सब कौन देखता है, G2 फेज। नेक्स्ट थर्ड इज M चेक पॉइंट। M चेक पॉइंट या स्टूडेंट्स इसको हम बोल देते हैं मेटाफेज चेक पॉइंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस में मेटाफेज के और एनाफेज के बीच में प्रेजेंट होता है। ये था G1, ये G2 और ये है M चेक पॉइंट। ये M चेक पॉइंट क्या देखेगा, देखिए आगे अभी हम सेल डिवीजन में माइटोसिस में हम देखेंगे कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे। हमने किया था सेंट्रियो क्रोमोसोम के अंदर, जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था स्टूडेंट, तो हमने किया था उसके सेंटर में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है सेंट्रोमियर, उसके अंदर दो बॉडीज होती हैं काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। तो यहाँ ये चेक पॉइंट देखेगा कि ये स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर बॉडी से प्रॉपर्ली अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे प्रॉपर्ली अरेंज हुए हैं या नहीं हुए। तो ये सब इसके अंदर सेल के अंदर सेल की प्रॉपर्ली सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए सेल में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेरियस चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट यही पूछा जाता है कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ज़्यादा इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो पीछे हो जाना चाहिए था वही देख रहे हैं कि वो फंक्शंस हुए हैं या नहीं हुए।
चलिए अब हम कुछ इनहिबिटर्स और डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ द सेल साइकिल, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं स्टूडेंट्स जो इस सेल साइकिल को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमायोसिन डी ये क्या करता है, सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। सेकेंड वन इज अजाइड्स एंड साइनाइड्स, ये भी क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्चिसिन। दिस इज कॉल्चिसिन। It is obtained from a plant that is Colchicum autumnale. Colchicine is obtained from Colchicum autumnale. ये क्या करता है, ये कॉल्चिसिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, मेटाफेज में, सेल साइकिल में मेटाफेज में स्पिंडल्स को डिसइंटीग्रेट करता है, स्पिंडल्स को डिसॉल्व करता है। तो इट कॉजेज डिसोल्यूशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स को डिसॉल्व कर देगा, तो वहीं पे सेल डिवीजन प्रिवेंट हो जाएगा। इसीलिए इस कॉल्चिसिन को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक या सेल डिवीजन पॉइजन की फॉर्म में भी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जहाँ पे स्पिंडल्स से अटैच होकर जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो रहे हैं उन स्पिंडल्स को ही डिसॉल्व करेगा, तो इट इज ऑल्सो, इसी को क्या बोल देते हैं, माइटोटिक पॉइजन भी बोल देते हैं। और कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सेल साइकिल की वेरियस फेजेस को डिस्कस कर लिया कि सेल को जब सेल डिवाइड करना है तो उसमें कौन कौन सी फेजेस के थ्रू उसको होके गुजरना पड़ेगा। अब फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट द एक्चुअल डिवीजन दैट इज माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए।